छोटे से अनूठी छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें मिल चुके हैं। एक सवाल मिला है एटीजीएल में क्या करें। प्रदीप भाई, बड़ा बोरिंग शेयर हो चुका है एटीजीएल, लेकिन जब चलता है तो ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी तो मिस नहीं हो गई, क्योंकि चलता बड़ा तेज है। ये देखिए, आज भी अभी पिछले अगर आप आधा घंटे का चार्ट उठा के देखोगे तो फिर एक बार चला है। हालांकि जिन्होंने 600 650 के लिए हुए हैं उनके लिए क्या ही ये ग्रोथ है। सर क्या करें? देखिए, एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर फंसा हुआ है। इनफैक्ट अगर आप आधा घंटे का ही चार्ट देखेंगे, आप देखेंगे ऑलमोस्ट स्टॉक 590 600 से आसपास अगर देखेंगे, अभी भी एक निगेटिव ट्रेंड में ही है, चल रहा है। अगर आप थोड़ा दिसंबर, अगर थोड़ा बहुत अब लास्ट 2-3 दिन का मोमेंटम देखेंगे, सो मुझे लगता है कि स्टॉक अदानी ग्रुप, इंटर अदानी ग्रुप ने हमने देखा कि जैसे ही भागता है, टाइम नहीं लगता, 1-2 दिन में रैली हो जाता है, 15-15%, 20-20%। अब बहुत टाइम से नहीं चल रहा है, कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है स्टॉक। मैं समझता हूँ कि आपको होल्ड रखना चाहिए। डेफिनेटली ये स्टॉक आपको ऊपर का प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 480 के आसपास मेंटेन कीजिए। 480 पे एक स्टॉप लॉस रहेगा। उस केस में अगेन आपको 750 से 800 का भाव आपको आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन फ्रेश बाई करने का सलाह इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी कोई मोमेंटम नहीं आ रहा है। अब मोमेंटम नहीं आ रहा है, इसीलिए फ्रेश बाई नहीं करना है। लेकिन कहीं ना कहीं स्टॉक लॉन्ग टर्म में मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, लेकिन 480 के नीचे मैं इसमें नहीं रहना पसंद करूंगा, क्योंकि इसका जो पैटर्न है ओवरऑल एक खराब हो जाएगा इसके नीचे। एक हमारे दर्शक हैं, स्ट्राइकर के नाम से आईडी है, संदूमा में पूछ रहे हैं, 220 रुपये का लिया हुआ है। इस पे क्या करें शॉर्ट टर्म व्यू? रशीद भाई, अगर शॉर्ट टर्म व्यू कुछ बता सकें तो। सर संदूमा, कौन कौन से स्टॉक संदूर की बात हो मैग्नीज, रही संदूर मैग्नीज। है? सर संदूर मैग्नीज अभी 236 रुपए चल रहा है, और इसने एक अच्छा आपको ब्रेकआउट दिया है, सस्टेन करने की कोशिश भी कर रहा है। मेरे हिसाब से आपका ये अप मूव कंटिन्यूड होता हुआ देखने को आपको मिल सकता है। 256 और 264 एक ऐसे लेवल्स हैं जो आपको बहुत नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ये ब्रेकआउट अभी सस्टेन्ड ही होता हुआ दिखता है जब तक ये 222 रुपए 222 के ऊपर अपनी क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करता है। 256 से 264 के लेवल्स आप अपनी पोजीशन मेंटेन करके रख सकते हैं। जी। बेलराइज में फंडामेंटल व्यू तो मैंने ले लिया था रचित जी आपका, लेकिन प्रदीप भाई 169 पर लिया हुआ एक हमारे दर्शक है। इसमें कुछ लग रहा है वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिख रहा है क्या आपको शॉर्ट टर्म में? देखिए, बेल राइस ऐसे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होता। इनफैक्ट कल भी हमने देखा है कि 9-10% के आसपास चला था, थोड़ा बहुत ऊपर से फिर से 5 से 6% नीचे ही क्लोज हुआ था। ओवरऑल 5% पॉजिटिव ही क्लोजिंग हुआ था। तो बेल राइस के साथ ना वो ब्रेकआउट दिन का दिन काम नहीं करता है, तो ये हमको समझना पड़ेगा। सो मुझे लगता है कि वहाँ 69, ये तो बहुत आपने हायर वैल्यूएशंस पे थोड़ा बहुत ले लिया है, क्योंकि रिसेंटली अभी थोड़ा बाज अभी यहाँ पे हुआ है। जब से आईपीओ आया था, तब आईपीओ के दिन भी हम मनी नाइन के शो कर रहे थे, उस टाइम पे हमने देखा 112-13 से जो लगातार एक मोमेंटम है, ये अप ट्रेंड में ही है। मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। अगर आपका व्यू एटलीस्ट 1 क्वार्टर है, 195 200 ऑन द वे, 200 आपको मिलेंगे, बिल्कुल बने रहिए। इस केस में आपको 148 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। लेकिन अभी करेंट जोन से बाय करना मेरे हिसाब से ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। थोड़ा डीप मिलता है, नीचे आता है कभी भी 160 के आसपास, तो मुझे लगता है कि वो एक प्रोमिनेंट बाइंग जोन हो सकता है आपके लिए। नैन्सी जी का सवाल है, अगर ब्रेकआउट सेशन है तो ये CRAMC, ये जो है कैनरा रेबको AMC, इसके बारे में बता दीजिए। 310 का लिया हुआ है। रचित जी, जरा इस पर बता दीजिए थोड़ा। वैसे तो ब्रेकआउट सेशन में प्रदीप जी से भी पूछूंगा इसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा फंडामेंटल व्यू भी दे दीजिए, क्योंकि इनके पास कैंप्स भी है और ये भी है, कैनरा रेबको AMC, दोनों पर राय चाहती हैं। देखिए, कैनरा रिबेको एएमसी को सर अभी हाल ही में आईपीओ आया था, और जिस तरीके से ये पोजीशनड है, अभी 306 रुपए पे चल रहा है। हायर लेवल से कूल ऑफ करके इसने लोअर लेवल्स पे अपना एक बेस फॉर्मेशन किया है। कंपनी आप देखिए, अच्छी कंपनी है, 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, डिविडेंड पे ऑफ्स भी अच्छे हैं। और आप देखिए सर, आईसीआईसीआई एएमसी के बाद एक बस भी बना हुआ है स्पेस में, डिबेट्स भी बहुत सारे चल रहे हैं कि 1 रुपए फेस वैल्यू और ये सब चीजें बहुत सारी चल रही हैं। जहां हम कैनरा रिबेको की बात करते हैं, एक इसने सपोर्ट फॉर्मेशन की कोशिश करी है।
जब तक आपको ये 296 के ऊपर सस्टेन करता हुआ लग रहा है, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। और 296 के ऊपर सस्टेन करते हुए ये अपना मोमेंटम कंटिन्यू रख सकता है। 318 318 होगा पहले लेवल जहां पे आपको ये जाता हुआ दिख सकता है। और इन मंथ्स टू कम 318 के बाद 348 तक का भी मूवमेंट आपको करता हुआ दिखा सकता है। ठीक बात है। प्रदीप भाई, आप देखना इन दोनों शेयरों पर ब्रेकआउट की कुछ स्थिति दिख रही है क्या किसी में? देखिए कैनरा रोबेको एएमसी में मुझे लगता है कि अभी तो वेट करना चाहिए, क्योंकि जैसे आईपीओ आया था टॉप बना के नीचे आ गया, तो हमने बहुत बार मल्टीपल टाइम मल्टीपल चार्ट में देखा है आईपीओ आने के बाद जो डेड कैट बाउंस होता है, बाउंस के बाद ना वो कंसोलिडेशन रेंज पे चला जाता है, सिमिलर लाइक टू एनएसडीएल। एनएसडीएल के साथ भी ऐसा हुआ था। तो एक दो चीज होता है, एक तो कंसोलिडेशन नैरो रेंज के अंदर फंस जाता है, अदरवाइज एकदम नीचे आ जाता है। तो स्टॉक ने चलो एटलीस्ट नीचे से फिर से रिकवरी तो किया है, लेकिन उतना दम अभी भी मुझे नहीं लग रहा है, कोई ब्रेकआउट नहीं है। और वो मोमेंटम में अब उतना ज़्यादा बाइंग प्रेशर नहीं है। मुझे जितना समझ में आ रहा है कि 345 350 के लिए मैं वेट करूंगा, उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तब जाके एक बार रिव्यू करना चाहिए, तब बाई करना चाहिए। बाकी कैंप्स में फंडा, क्योंकि ये न्यू लिस्टेड कंपनी है कैनरा रोबो एएमसी में, मुझे लगता है कि इसीलिए ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं खरीदना है। अगर कल को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो प्राइस 300 के नीचे भी आपको मिल सकता है, तो इसीलिए ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव व्यू मेरा अभी नहीं है। प्राइस मोमेंटम आने दीजिए, महंगा खरीदेंगे लेकिन अभी नहीं खरीदेंगे। और कैंप्स मुझे अच्छा लगता है बिजनेस मॉडल। आप देखेंगे जितने भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, इतना हजारों लाखों म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इंडिया में, अब जितने भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ना, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को डेटा कैंप्स एंड के फिनटेक प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड थिंग आप देखेंगे कि अभी जितने भी सेवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है फार्म है, जितने भी सेवी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, रिसेंटली सेवी का एक सर्कुलर आया है, उस सर्कुलर से पहले जो हम केवाईसी फीच करते थे, वो फीचिंग ना पहले सिविल केआरए से होता था, वो फीचिंग अभी चेंज हो करके कैम्प्स ने ले लिया है और केफिन टेक ने ले लिया है। तो यहाँ पे इनका जो बेनिफिट ये हो रहा है कि हम एक एक क्लाइंट का जो पैन है वो फेच करते हैं, 25 रुपीज 30 रुपीज देते हैं। तो आप देश में देखेंगे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अभी भी 700 800 है, थोड़ा बहुत रेगुलेशन ओवर होने के कारण थोड़ा कम हो गया है, लेकिन जो रिसर्च एनालिस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। अभी आप देखेंगे एक्टिवली 1600 से ज्यादा तो रिसर्च एनालिस्ट है। अब इतना हजारों लाखों क्लाइंट है, अब सबका फेचिंग अगर कैम्स एंड केफिन टेक के पास परमिशन जा रहा है, छोटा छोटा रेवेन्यू पे हिट होता है, और बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, बिजनेस मॉडल लॉन्ग टर्म में मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है, तो डेफिनेटली आप बने रहिए स्टॉक के साथ। ठीक है, बिल्कुल। आज तो प्रदीप भाई आपने चश्मा क्या बदला, नज़रिया भी बदल लिया, टेक्निकल से फंडामेंटल भी बताने लग गए आप तो। जी। चलिए, अच्छी बात है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर लॉजिक मिल जाए ना इन्वेस्टर को, तो उससे अच्छा चीज़ कुछ नहीं होती। अनुज सिंह जी हैं, ये बोल रहे हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, रचित भाई इन्होंने 500 शेयर लिए हुए हैं करीब 173 के। पहले तो मुबारक सिंह साहब आपको कि आपने इतने अच्छे रेट पर लिए हुए हैं बीईएल, और अभी भी ये 1 साल के लिए पूछ रहे हैं, डबल से ज़्यादा पैसा कर चुके हैं। अभी 1 साल में और पैसा बनेगा इस काउंटर पर? देखिए सर, जिस तरीके से ये पोजीशनड है, जिस तरीके से ये पूरा स्पेस अभी आपने ओवरऑल एक अंडर परफॉर्मेंस देखा, उसके बाद भी ये स्टॉक एक अच्छा मूवमेंट करता हुआ दिखा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको एक चीज कहना चाहूंगा कि आपके पास जो भी क्वांटिटी है, पैसा आपने एक अच्छा डबल कर लिया है। आप दो चीजों को समझ के चलिएगा। या तो 50% आप यहाँ पे ऑफलोड कर दें अपना स्टेक, अगर नहीं करना चाह रहे हैं और इस रैली को कंटिन्यूड रन करना चाह रहे हैं, तो एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, एक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा 50% पोजीशन के लिए। वो स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं आपके लिए निकल के आता है 360 लेवल्स। अगर 360 लेवल्स के नीचे ये मेंटेन करने लग जाता है, जो कि मुझे एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं लगता कोई भी कारण देख के, तो जरूर आपका एक पेन पॉइंट बढ़ता हुआ दिख सकता है। टिल द टाइम इट इज अबव दैट, मैं कहता हूं थोड़ा सा अभी एक कंसोलिडेशन के रेंज में है, निकलने में टाइम लगा सकता है। सबसे पहला लेवल आपके लिए 424, और 424 के ऊपर सस्टेन करता है वो 464 लेवल्स तक भी जाने का दमखम रखता है, बट इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है। अरमान अली साहब हैं, ग्लैनमार्क फार्मा लेकर बैठे हुए हैं, 2070 के कुछ शेयर लिए हैं। प्रदीप जी, 2020 चल रहा, 50 रुपये का लॉस है, कब तक कवर होगा और क्या कुछ प्रॉफिट भी मिल पाएगा? देखिए ग्लैनमार्क फार्मा मुझे अच्छा लगता है चार्ट में, एंड कहीं ना कहीं आप देखेंगे
चार्ट में एक प्रोमिनेंटली एक शार्प रिकवरी भी आया था। इनफैक्ट आप देखेंगे एक रिवर्सल फ्रॉम द गोल्डन जोन आया था ऑलमोस्ट द 1800 के आसपास, और इससे पहले भी रिवर्सल आया था ऑलमोस्ट हमने देखा 1200 के आसपास। सो अभी एक रिसेंटली रेसिस्टेंस है, वो रेसिस्टेंस 2200 के आसपास है, तो करेंट जोन से भी तो आपको 2250 2200 के आसपास का प्राइस देखने को मिलेगा। 2200 में एक ब्रेकआउट आएगा, उस ब्रेकआउट में आपको 2550 तक जाने के लिए रेडी हो सकता है। तो डेफिनेटली मेरा हिसाब से तो ये एक फेयर वैल्यू जोन पे है, और फार्मा से ग्लैनमार्क फार्मा बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेयर है, आपको बाई करना चाहिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों टाइम फ्रेम में मुझे अच्छा लग रहा है। इरशाद शेख साहब हैं, ये पूछ रहे हैं अनंत राज और आरसीएफ में कुछ टारगेट और स्टॉप लॉस ये कैसे लग रहे हैं? रशीद भाई कुछ बता पाएंगे इनको? 6 महीने के देखिए विजन से। अनंत, 6 महीने। हाँ 6 महीने का विजन है इनका। देखिए 6 महीने का विजन है तो अनंत राज में मैं एक चीज कहूंगा, अभी आप पोजीशन मेंटेन करें। बीच में इसके डेटा सेंटर और वो सारी न्यूज भी बहुत ज्यादा इवॉल्व कर रही थी। अब थोड़ी सी ठंडी पड़ती हुई दिखी है, बट द स्टॉक इज इन अ रेंज ऑफ कंसोलिडेशन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। 6 महीने का टाइम है तो 645 के लेवल्स आपको बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं। पोजीशन बरकरार रखें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। ठीक है प्रदीप भाई, इसमें आरसीएफ में देखिए कोई टारगेट और स्टॉप लॉस? देखिए आरसीएफ एक रिसेंटली यहाँ पे अभी भी एक नैरो रेंज के अंदर फंसा हुआ है, ओवर एक डाउन ट्रेंड पे है, तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास है तो आप बने रहिए। इसमें ब्रेकआउट पॉसिबल होगा 145 के ऊपर, वो भी तगड़ा वाला ब्रेकआउट, या तो आप ट्रेंड हम नहीं बोलेंगे, 145 के ऊपर अगर सस्टेन होता है शॉर्ट टाइम में आपको एक मोमेंटम आते हुए दिखाई देंगे 155 60 के आसपास। सो अगर किसी के पास प्राइस है तो अभी तो स्टॉक है तो अभी डेफिनेटली आप बने रहिए। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 134 में, 134 विल बी स्टॉप लॉस, बने रहिए। लेकिन ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, वीकनेस कंटिन्यू रहने वाला है। श्रवण सिंह जी का सवाल है, टाटा कैपिटल में आईपीओ बेस ब्रेकआउट है क्या? इन्होंने 340 के बाय किए हुए हैं। रचित जी कोई राय आपकी टाटा कैपिटल पर? देखिए इस पे आई थिंक प्रदीप भाई विल बी ए बेटर मैन टू से, क्योंकि उनकी कोई आईपीओ स्ट्रैटेजी भी है, जो बहुत जगह मैंने सुनी है, तो ही विल बी द राइट मैन। फंडामेंटली तो मुझे चीजें अच्छी लगती हैं, टेक्निकल ग्राउंड्स पे क्या है वो प्रदीप भाई बताएं तो बेटर रहेगा। चलिए ठीक है। तो प्रदीप भाई एक तो टाटा कैपिटल का बताइए कि आईपीओ बेस ब्रेकआउट है या नहीं, और फिर इनका दूसरा सवाल है कि अजंता फार्मा में डबल बॉटम है, वीकली ब्रेकआउट आ रहा है या नहीं? अब ये दोनों ही सवाल टेक्निकल वाले हैं। देखिए अजंता फार्मा मैं फर्स्ट बता देता हूँ आपको, रिसेंटली आज मैंने एक कॉल भी दिया था, और उसके बाद स्टॉक भागा भी है, और ऑलमोस्ट 2824 का टॉप बना के थोड़ा अभी नीचे हल्का हुआ है। अभी भी डबल टॉप एक जो है कंफर्मेशन नहीं है। सो कहीं ना कहीं आज देखिए कल जो है 25 दिसंबर है, और सेंटा रैली के लिए सब लोग फेस्टिवल मोड पे है कहीं ना कहीं। सो अभी फ्रेश बाय करना थोड़ा बहुत रिस्की होगा। एक दो दिन बाद अब फिर से एक बार देखिए, रिव्यू कीजिए, थोड़ा अगर नीचे मिलता है देन आपको बाय करना सही रहेगा। लेकिन अभी बाय करेंगे और आज का आज मूवमेंट, कल छुट्टी है फिर से फ्राइडे, अब थोड़ा बहुत मेरे को वो ज़्यादा मैं कंफर्ट फील नहीं कर रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा वेट करना मेरे हिसाब से सही होगा। एंड सेकेंड थिंग, टाटा कैपिटल में देखेंगे आईपीओ आया था, आईपीओ आने के बाद 334 335 का जो लेवल है उसको नहीं ब्रेक कर रहा था, और कल ही मैंने टाटा कैपिटल का कॉल दिया, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, क्लाइंट को भी बताया। इनफैक्ट आज सुबह मैंने संदीप जी के साथ भी शेयर किया। इनफैक्ट मनी नाइन के इंटर चैनल में मैं ही फर्स्ट व्यक्ति हूँ जो टाटा कैपिटल का मैंने कॉल दिया, और मेरा 355 के आसपास शॉर्ट टर्म टारगेट भी था, वो आ गया। लेकिन ऐसे चार्ट में ना एबनॉर्मल मोमेंटम आता है, और मैं देख रहा था कल ट्विटर में ट्रेंड भी हो रहा था टाटा कैपिटल को लेके कि इसमें वॉल्यूम आ रहा है, डिलीवरी बेस्ड बाइंग। कल मैं एनएससी से डेटा भी स्टडी कर रहा था, कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक 395 400 जाने के लिए रेडी है। आपका एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 332 के आसपास होना चाहिए बहुत ही जल्दी, और एब नॉर्मल बाइंग यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि ऐसा हमने बहुत पास में बहुत सारे कंपनीज को देखा है। कोई भी कंपनी अगर आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन होता है, उसके बाद अगर थोड़ा बहुत एक दो दिन भी टिक बना रहता है, तो उसमें बहुत तेजी आता है। तो टाटा कैपिटल भी वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्टॉक है, करेंट जोन से बाय करना चाहिए। 332 के आसपास का स्टॉप लॉस, 390 या 400 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, और अजंता फार्मा में? अजंता फार्मा में सर मुझे लगता है कि अगर आपका व्यू मिड टू लॉन्ग टर्म में है तभी बने रहिए, लेकिन एक दो दिन तीन दिन कोई बीटीएसटी यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा रचित भाई, ये सेंटा रैली की बात हो रही है, आप ये बताइए कि
कल मेरे से कोई पूछ रहा था कि सेंटा जो हैं वो जेंट्स हैं या लेडीज, मेल हैं या फीमेल? सर क्लियर केस है, सैंटा जेंट्स है। अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कारण आप पूछेंगे, कारण मेरे पास एक दो हैं। हाँ और महिला दर्शक भी हैं, तो मैं वैसे ही इतना बदनाम हूं और बदनाम हो जाऊंगा, ट्रोल हो जाता हूं वैसे ही, इसलिए मैं थोड़ा चुप हूं। बट सैंटा तो सर जेंट्स ही है। मतलब किसी ने पूछा कि फीमेल क्यों नहीं है, उनको किसी ने वैसे तो देखा नहीं है, वो तो हम एक काल्पनिक रूप में उनको देखते हैं तो। नहीं सर, सिंपल हाँ लॉजिक है। आप मनी नाइन का कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिएगा, मैं हमेशा आपको व्हाइट शर्ट में दिखूंगा, ग्रे ब्लैक या ब्लू कोट में दिखूंगा, इसके अलावा मेरा कोई कपड़ा नहीं रहता है। उसके पीछे का कारण क्या है? कारण सिंपल है। यूजुअली द बोरिंग मैन दे डोंट प्रेफर चेंजिंग द क्लोथ्स मच। बचपन से लेकर आज तक हमने सैंटा को लाल रंग के कपड़े में ही देखा है। अगर यही अगर लेडी होती तो डेफिनेटली इनका अटायर चेंज हो रहा होता। आदमी लोग हर कहते साल हो रहते जाता। काम पे जाना है, हाँ बोले वही कपड़ा पहना अपना और निकल लो काम पे। तो सर ये जेंट्स ही हो सकते हैं, फीमेल नहीं है। हाँ ये आपने यानी जोक देख लिया, ये नया नया। हाँ सर बिल्कुल हमारे प्रदीप भाई शायद लग रहा है कि इन सब चीजों को ज्यादा नहीं देखते। प्रदीप भाई आपको पता था ये जोक? नहीं नहीं नहीं, ऑब्वियसली सर तो मतलब रचित सर उनका अलग अलग जोक ही रहता है ऑलवेज, आप न्यू न्यू जोक ही सुनेंगे। ये मुझे पता नहीं था, ये मैं अभी सुन रहा हूँ। तो वो यही चल रहा है आजकल कि भाई सेंटा लेडीज क्यों नहीं हो सकते। मतलब भाई भगवान है, हमारे यहाँ जैसे होता है कि भगवान विष्णु हैं, शिव जी हैं, तो पार्वती माता हैं और राधा जी हैं, सब हैं। तो मतलब उनके यहाँ पर क्यों नहीं हो सकते? तो वो कपड़ों को लेकर बात आ गई कि भाई वो अगर होते तो कपड़े चेंज हो जाते हर साल 25 दिसंबर को, तो वो नहीं हो रहे हैं। चलो खैर, एनीवेज ऑन ए लाइटर नोट ये सब चीज़ें थी। एक सवाल हमें मिला नहीं, है। इस इसमें एक और चीज मैं बताता हूँ ना सर, देखिए आपकी मेरी पोजीशन ऐसी है कि हम ये जोक करके ना और थोड़ा सा साइड लाइन पे होकर चुपचाप बैठ जाएंगे कुछ देर तक, तो हमारे लिए ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रदीप भाई का लाइफ स्टेज ऐसा है ना कि अगर ये जोक ऐसा करते हैं तो इनकी जो एक वो फीमेल फैन फॉलोइंग चल रही है उसमें थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर नीचे होता हुआ दिख सकता है। तो प्रदीप भाई बोल रहे नहीं नहीं मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता इस बारे में, जानता मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इन दोनों का तो सेटल हो गया, जो भी मामला होना था मेरा होने वाला है, उस पर ये अड़ंगा अटका देंगे मेरा मुंह खुलवा के। यार आप इनकी शादी जल्दी करा कर मानेंगे रचित जी। अब तो मतलब अगर कोई ये नहीं भी चाह रहे होंगे, ये अगर इन्होंने 3 साल का प्लान जैसे बताते हैं कि मैं अभी थोड़ा वक्त दे रहा हूँ, काम को वक्त दे रहा हूँ, तो आप जल्दी करा देंगे, वरना पता लगेगा कि आपने इनके सारे वोट कटवा दिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक हमारे को सवाल मिला है हीरो मोटो कॉर्प पर व्यू जानना चाहते हैं मोहम्मद सलीब साहब। प्रदीप जी, हीरो मोटो कॉर्प, इस पर क्या व्यू रहेगा आपका सर? सर मैं हाँ हाँ जी, हाँ जी, हीरो मोटो कॉर्प। ओके। देखिए एक डबल टॉप फॉर्मेशन सर हो चुका है यहाँ पे, एक नीचे स्विंग लो लगाया था 5531 के आसपास, उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, लेकिन ये सेलिंग प्रेशर अभी भी कंटिन्यू रहने वाला है, क्योंकि जो सपोर्ट है ना 5265 के आसपास है। और मार्केट मैं अभी यहाँ पे अगर हम लास्ट 3 हफ्ते का चार्ट देखेंगे, 3 हफ्ते से लगातार लोअर लो लगा के नीचे आ रहा है ईच एंड एवरी वीक। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक बाइंग लेवल 5250 5300 एक परफेक्ट बाइंग जोन हो सकता है, अगर किसी के पास है मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली आप बने रहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कुछ भी मोमेंटम अभी नहीं देख पा रहा हूँ मैं, थोड़ा वीकनेस चार्ट में है, ये कंटिन्यू रहेगा। एक हमारे दर्शक हैं राजीव सिन्हा सर, सिन्हा स्वर। इनका सवाल है सर टेनेको क्लीन एयर पर। रचित भाई, टेनेको क्लीन अभी हाल फिलहाल में ही आईपीओ आया था, तो आईपीओ के बाद क्या व्यू है आपका इस पर? देखिए सर, इस कंपनी को आप बहुत क्लोजली स्टडी करेंगे, आईपीओ के टाइम में भी हमने कहा था कि अच्छा लगता है। और जिस तरीके से एक लोअर लेवल से वापस इसने बाउंस बैक किया है, ये अकेली ऐसी एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है सर, जो सस्पेंशन और श्रड्स में ना अपना खुद का आर एन डी, क्योंकि ये एक एमएनसी कंपनी है, इनकी आर एन डी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और ये सबसे बड़ी यूएसपी है जो मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ कि आप इस कंपनी को क्लोजली स्टडी करिएगा, इसके लिए ये प्रीमियम डिमांड करते हैं। एंड बाय आई से सो, आप देखिए हमारी सालों की प्रॉब्लम जो थी बहुत सारी गाड़ियों में, जैसे कि मैं आपको एक बहुत छोटा सा क्लियर केस एग्जांपल बताता हूँ।
थार में आपने सुना और सब, महिंद्रा की थार आती है, उसमें एक प्रॉब्लम थी कि वो गाड़ी डिसबैलेंस बहुत ज्यादा हो जाती थी। और फिर ये रॉक्स जो लेकर आए, रिलेटिवली स्टेबल हो गई गाड़ी। और दो लैडर ऑन फ्रेम गाड़ी है, बट गाड़ी में एक स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हुई है, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन सेटअप। इन्होंने उसमें सस्पेंशन दिया है। अभी आपने देखा हो मारुति की डिजायर थी, उसमें एनकैप रेटिंग बहुत अच्छी आई है। उसमें भी बहुत सारे कंपोनेंट, सस्पेंशन सेटअप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाड़ी की स्टेबिलिटी के लिए, वो ये कंपनी लेकर आई है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये इनोवेशन और R&D के साथ कंपनी काम कर रही है। कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसमें बहुत नियर टर्म में तो डेफिनेटली कोई मूवमेंट नहीं आने वाला, बट हाँ, अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो कंफर्टेबली या होल्ड करें, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखती है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में 580 से 640 तक के भी लेवल्स ये दिखाने की दमखम रखती है। कंपनी अच्छी है, बिल्कुल पोजीशन मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर TMCV टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल खरीद सकते हैं क्या अभी? जियास मुंशी जी का सवाल है। प्रदीप जी बताएं इस पर। देखिए, चार्ट एक अप ट्रेंड में है और जिस तरीके का रैली हमने देखा लिस्टिंग के बाद हुआ है स्टॉक में, बहुत ही बढ़िया रैली हुआ है। मुझे लगता है कि थोड़ा और नीचे आएगा। फ्रेश बाइंग का जोन 395 390 के आसपास होना चाहिए। तो अगर किसी को खरीदना है, थोड़ा और वेट कीजिए, आपको एक बढ़िया वैल्यू मिलेगा, उसमें आप बाय कीजिए। उस केस में आपको 375 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। अगेन आपको 440 450 का प्राइस आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन बाइंग प्राइस थोड़ा और नीचे आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि ऑल टाइम हाई में है, थोड़ा करेक्शन आ रहा है, तो और थोड़ा नीचे आने दीजिए। एक सवाल हमें मिला है मैनकाइंड फार्मा पर, 2600 रुपये के लिए हुए हैं राजीव कुमार जी ने। रचित भाई इस पर आपकी राय सर? सर देखिए, मैनकाइंड फार्मा अभी जिस तरीके से पोजीशनड है, वैसे सर मैं बताऊं आपको कि इस पर्टिकुलर कंपनी का जो बहुत क्लोज कंपटीशन है, उस पे प्रदीप भाई का बहुत क्लियर केस, एक रिकमेंडेशन रहा है। और क्यूपिड की मैं बात कर रहा हूं, तो इस पर्टिकुलर, मतलब एंड आई एम नॉट मेकिंग इट अप, मतलब क्यूपिड में मैं आपको एक और चीज बता दूं सर, अभी लेटली आफ्टर हिज कॉल, आफ्टर सो मेनी मंथ्स, देखा था कि FIS ने भी अपना स्टेक इंक्रीज किया है, प्रमोटर प्लेज भी अपना क्लियर कर रहे हैं। तो आई थिंक इस इंडस्ट्री में ही इज अ बेटर पर्सन टू गिव अ क्लियर केस कमेंट्री। बट मैनकाइंड फार्मा देखें, अभी मुझे लगता है वीकनेस आपको कंटिन्यूड ही होती हुई दिख सकती है, कोई साइंस ऑफ रिवर्सल नहीं दिखा रहा है। इसमें आपको मेंटेन करवाना होगा अबव 2360, तब आपको कोई मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। अभी मुझे कोई ट्रेंड रिवर्सल इस पर्टिकुलर काउंटर में नहीं दिख रहा है। ठीक है। प्रदीप जी आपके स्पेशल कमेंट सर। ऑब्वियसली सर, ओवरऑल एक सेगमेंट पे तो एक रैली हमने देखा शॉर्ट टाइम में क्यूपिड जैसे स्टॉक में, लेकिन मुझे लगता है कि अगर फंडामेंटली वैल्यू हम ढूंढेंगे, अभी मैनकाइंड फार्मा भी एक अच्छा बढ़िया जोन के आसपास है, क्योंकि ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा नीचे आ चुका है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 3000 के ऊपर प्राइस था, वैसे गिरते गिरते अभी 2200 के आसपास प्राइस है, और नीचे अच्छा खासा सपोर्ट भी लिया है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे एक वैल्यू जोन के हिसाब से भी बाइंग आपको ढूंढना चाहिए। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर, वो ढूंढते हैं कि मोमेंटम, मोमेंटम तो क्यूपिड में आ चुका है। जब मैंने क्यूपिड का रिसर्च किया था, उसके बाद जो मुझे ओवरऑल इंडस्ट्री समझ में आया था, उसके बाद ऑलमोस्ट 80-90% चल चुका है स्टॉक। सो कहीं ना कहीं मैनकाइंड फार्मा एक प्रोमिनेंट स्टॉक है और फंडामेंटली वैल्यूड भी है, सो लीडर है इंडस्ट्री का, लेकिन उतना नहीं चला। अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्यूपिड जैसे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और अगर आप इसी सेगमेंट पे रहना चाहते हो तो मैनकाइंड फार्मा भी एक बढ़िया वैल्यू जोन पे है। आपको एक मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। मोनी दीपा भोवल जी का सवाल है अदानी ग्रीन सर 1080 के लिए हुए हैं। रचित सर 1 साल के लिए क्या सोचते हैं आप? देखिए, अडानी ग्रीन की हम बात कर लेते हैं। 1020 पे चल रहा है और सिर्फ बहुत टाइम हो गया। ये एक टिपिकल मूवमेंट ही दिखा रहा है। इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जैसे ही चीजें थोड़ी सी आपको सस्टेन मूवमेंट करती हुई दिखती हैं, क्योंकि एक साल में तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो बदल सकती हैं। अभी हम एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी चीजों लगा रहे हैं, बजट भी आपको आता हुआ दिख रहा है, ट्रेड डील की भी सिचुएशन है, तो देयर मेनी थिंग्स पुट टुगेदर। मैं लेवल्स आपको सुझा देता हूं, आप एक साल के लिए जरूर इसको मेंटेन करें। 1180 के ऊपर सस्टेन करने के बाद ही इसमें मूवमेंट आपको आता हुआ दिखेगा, जो कि ये 1360 तक भी जा सकता है। 1180 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता, तब तक कोई बहुत ज्यादा अपसाइड की बात मैं इसमें नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है।
प्रदीप भाई, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मिला है श्रवण सिंह जी का। ये बोल रहे हैं कि जायसवाल नेको 17 साल का ब्रेकआउट आ रहा है क्या इसमें? कुछ दिख रहा है आपको? क्या करना है सर? सर कौन सा स्टॉक बताया आपने? जायसवाल नेको। ओके, जैसवाल नेको। यस, मंथली लेवल पे ब्रेकआउट है। यस, लेकिन ये ब्रेकआउट अभी भी कंफर्मेशन नहीं है। इनफैक्ट बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट आया है। मैं एक बार वेट करूंगा 84 85 के ऊपर वीकली क्लोजिंग पे। अब मल्टी ईयर्स जब इतना मैं मंथली चार्ट ओपन करो प्लीज। सो कहीं ना कहीं मंथली चार्ट पे जब भी ऐसा बड़ा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आता है ना, तो एक हफ्ता देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अभी आप देखेंगे रिसेंटली अगर हम देखेंगे कि पास्ट आज से 2013-12 का चार्ट भी अगर हम देखेंगे, सो कहीं ना कहीं एक वैल्यू जोन के आसपास ट्रेडिंग हो रहा था 74 75 के आसपास। इनफैक्ट एक टॉप मैं देख पा रहा हूँ, वो टॉप ऑलमोस्ट 83 84 के आसपास है, उससे पहले तो नहीं है। बीच में एक डिप भी आ गया था, और अभी जो इसी साल लास्ट 2-3 महीने से जितना डिलीवरी वेज बाइंग हुआ है, इतना डिलीवरी वेज बाइंग तो लास्ट 10 साल में नहीं आया है। बहुत ही बढ़िया स्टॉक उन्होंने बताया है, लेकिन 84 एक हफ्ते का ऊपर क्लोजिंग चाहिए, फ्राइडे वाला क्लोजिंग, इसके ऊपर बाई करना है, उससे पहले नहीं। और उस केस में आपको स्टॉप लॉस 74 के आसपास रखना है। अगेन आपको 100, और क्या होता है ना, ऐसे मल्टी या 10-10 15-15 साल का जैसे ब्रेकआउट होता है, इस ब्रेकआउट में आपको मतलब एबनॉर्मल मूव देखने को मिलता है शॉर्ट टाइम फ्रेम में ही। तो उसके बाद ऐसा बहुत पैटर्न मैंने देखा है कि ये पैटर्न होने के बाद थोड़ा बहुत अपना नीचे फिसलता भी है। तो इसीलिए 74 के आसपास का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 84 के ऊपर बाय करना है। एक हफ्ते के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो, एक दिन 2 दिन 3 दिन का कंफर्मेशन से नहीं बाय करना है। एक सवाल हमें मिला है अजमल साहब का, मदरसन सुमी पर 146 के रेट के लिए हुए हैं। रशीद जी, इस काउंटर पर आपकी राय सर? 2 महीने का विजन है इनका। देखिए, 2 महीने में बहुत ज्यादा कोई चेंज हो जाए ये तो मैं नहीं बोलूंगा। इनको मैं एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा ना अपना टाइम होराइजन आप बढ़ा लें। और एक अच्छा मूवमेंट आपको आता हुआ दिख सकता है, बट 2 महीने में आई डोंट सी योर प्राइस कमिंग इन, क्योंकि सर इसका बहुत यूएस इंडिया ट्रेड डील पे भी इन्वॉल्वमेंट है। दो हमने एंसेलरी स्पेस में मूवमेंट देखा है, और इसने अभी एक और एक्विजिशन भी किया है वायर कंपनी का, जो इवेंचुअली इसके रेवेन्यूज में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं, फिर जरूर आपकी बाइंग प्राइस के आसपास ये आता हुआ दिख सकता है। बट 2 महीने में अगर आप पूछें तो 2 महीने में मुझे कोई भी मिरेकल होता हुआ नहीं दिखता। आई हार्डली सी इट टचिंग 132, नॉट अबव दैट। रेडिंगटन, चेतन गोयल साहब का सवाल है। 313 का लिया हुआ है प्रदीप जी, इन्होंने होल्ड करें या एग्जिट करना पड़ेगा? मुझे लगता है कि आप बने रहिए। अब जिस तरीके का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ये फंसा हुआ है। अब ये ऐसा ही ट्रेड होता है बेसिकली। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 255 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। बने रहिए 310 313 वहां पे ही एक रेसिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है। वो ब्रेक होने के बाद आपको 345 360 तक आता हुआ दिखाई देंगे, लेकिन फिलहाल अभी तो मुझे लगता है कि अभी भी ये 2-3 महीना यहाँ पे ही रहने वाला है, तो होल्ड कीजिए। बिमल सिंह रावल जी पूछ रहे हैं, डिफेंस शेयरों को यहाँ पर लेना ठीक रहेगा बजट से पहले? रचित जी। देखिए, बिल्कुल सिलेक्टिव पॉकेट में आप बाइंग कर सकते हैं, बट एक चीज समझ के करिएगा, लोअर लेवल्स पे आप जरूर कर रहे हैं। एक प्री बजट रैली हम रेलवे में भी देख रहे हैं, डिफेंस में भी देख रहे हैं। सेलेक्टिव पॉकेट पे करिएगा, बहुत ज्यादा एक्सपोजर मत रखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी कुछ दिनों में ही हमने पूरे रेलवे और डिफेंस पैक में मूवमेंट देखा है। जैसे ही ये आपका सीजन टाइम ओवर होता है और वापस से सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में आपको आते हुए दिखेंगे, एफआईएस की एक्टिविटी भी नॉर्मलाइज होती हुई दिखेगी। कहीं ना कहीं ऐसा जरूर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखे। अकॉर्डिंगली अपने पोजीशन बनाइएगा, बहुत एग्रेसिव मत होइएगा, बट हाँ सेलेक्टिवली थोड़ा थोड़ा बाइंग कर सकते हैं। कौन से एक दो शेयर बता दीजिए ना सर। जिस तरीके से देखिए, एक मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, और वो ऑल टाइम फेवरेट एक टाइम था जब बहुत अच्छा चलता था, अब वो ऑल टाइम फेवरेट नहीं चल रहा है, दैट इज एचएएल। ओके। एचएएल आप देखिए कहीं ना कहीं 4250 4240 लेवल से एक बेस फॉर्मेशन करके और 4450 लेवल्स पे चल रहा है। यहाँ पे अराउंड हाफ ऑफ द पोजीशन आप ले सकते हैं। अगर कूल ऑफ करके वापस आपको मिलता है लोअर लेवल पे, तो आप अपनी पोजीशन और इंक्रीज कर सकते हैं। जिस तरीके से मोमेंटम कर रहा है, हो सकता है बजट के पहले आपको एक बार 4800 तक का भी मूवमेंट करता हुआ दिखा दे। तो इस हिसाब से अपनी पोजीशन मैनेज करेंगे तो ठीक रहेगा। एचएएल की कहानी बड़ी
रोचक है। रचित भाई, आपको तो याद ही होगा जब इसका आईपीओ आया था तो ये सब्सक्राइब भी नहीं हो रहा था। एलआईसी हाँ इसको रेस्क्यू करने आई थी। और आज देखो, मतलब ये इंडिया के पिछले 5 साल के टॉप वेल्थ क्रिएटर स्टॉक्स में शामिल होता है। तो मतलब ये पिछले 2020 से 2025 तक में अभी तक जिन्होंने वेल्थ क्रिएशन की है उसमें टॉप 20 स्टॉक्स में शामिल होता है। और एक समय पर इसको आईपीओ में सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रहा था। तो मतलब ये भी एक रोचक कहानियां होती हैं स्टॉक मार्केट की। खैर, पल मखीजा साहब का सवाल है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्या टारगेट लग रहा है? प्रदीप जी। देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुझे लगता है कि जिनके पास है उनको वेट करना चाहिए। एक टारगेट शॉर्ट टाइम में 61 62 के आसपास मैं देख रहा हूँ। 62 क्रॉस करने के बाद अगेन आपको 68 के आसपास का प्राइस देखने को मिल सकता है। तो एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 54 के आसपास आप मेंटेन कीजिए, बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाय नहीं करना है इस स्टॉक में। ठीक है। अभी रचित जी ने जो एच बताया था उसका एक बार टारगेट देख लीजिए कि एच के क्या टारगेट्स उन्होंने दिए हैं। 4800 तक के टारगेट दिए हैं, 4456 चल रहा है बजट से पहले। रचित भाई, ये बजट से पहले का ही टारगेट है या बजट के बाद भी वैलिड करना पड़ेगा इसको? नहीं सर, मेरे को लगता है बजट के पहले ही आपको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बजट के बाद अगर अनाउंसमेंट्स उस तरीके से फेवरेबल होते हैं। बट सर, एक और चीज इसमें ऐड करें ना अपन, कि आप देखिए अब सिचुएशन इस तरीके से बनती हुई दिख रही है कि बजट में ना अनाउंसमेंट्स भी बड़े ऐसे हो जाते हैं कि आपको उनको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम, समझने में एक दो दिन लग जाते हैं। एक एक डेढ़ घंटे का बजट होता है जिसमें रेलवे वेलवे सब कवर होके चला जाता है, फिर आप डिटेल डेटा पॉइंट पढ़ते रहिए। बट हाँ, ये लेवल्स मैं समझता हूँ आपको बहुत कंफर्टेबली बजट के पहले देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। बजट की पढ़ाई बजट के बाद ही होगी, लेकिन बजट से पहले की पढ़ाई जो है या अनुमान जो है उनके बेसिस पर ये 4800 आ सकता है। ठीक है। एक बजट का काउंटर हमें अभी से ही मिलना शुरू हो गया। वेरी नाइस। एटीजीएल पर जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, देखिए थोड़ा सा वीडियो को पीछे स्क्रॉल कर लीजिए। एटीजीएल अदानी ग्रीन पहले ही डिस्कस हो चुके हैं तो अब बार बार नहीं कर रहे हैं। सेल पर मैं बात कर लेता हूँ। एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने 132 रुपये 40 पैसे के भाव के कुछ शेयर लिए हुए हैं। प्रदीप जी, इनका इंटरनल टारगेट है कि 150, ये जा सकता है या नहीं, ये कंफर्म कर रहे हैं आपसे? देखिए, जा तो सकता है लेकिन मुश्किल बहुत है। अभी भी चार्ट में कोई क्लियर कट ब्रेकआउट नहीं है। कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है। 139 पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है, उसके बाद 144 45 में रेजिस्टेंस है, उसके बाद फिर से 155। तो आप तो पहले 136 क्रॉस होने दीजिए, उसके बाद 139। सो 124 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और 2 3 महीना चुपचाप बैठे रहिए। मुझे लगता नहीं कि इमीडिएट लेवल पे यहाँ पे कोई धमाका होने वाला है। 2 3 महीना आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। राजन पांडे जी हैं, ये पूछ रहे हैं गोदावरी पावर सर 248 रुपये के लिए हुए हैं रचित जी इन्होंने। शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म इस पे क्या करें? अरे ये तो प्रदीप जी से ही पूछ रहे हैं क्योंकि प्रदीप सर का टारगेट 325 का है। प्रदीप जी, ये 325 का टारगेट आपका भी इंटैक्ट है? ऑब्वियसली देखिए, मैंने आई थिंक गोदावरी पावर को 2 3 बार रिकमेंड किया है, और 244 241 जब डे वन है, मैं उस टाइम से मैं कवर कर रहा हूँ। और हमने देखा, मेरा फर्स्ट टारगेट था 280 के अराउंड, वो अचीव हुआ। 292 के आसपास गया था। फिर से जब स्मॉल कैप मिड कैप पिट रहा था, उस पिटाई में ये भी शामिल हुआ, नीचे आया। लेकिन कहीं ना कहीं फंडामेंटल पॉजिटिव है, टेक्निकल भी साउंड अच्छा लग रहा है। इसके वजह से आप देखेंगे शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत डीप लगाने के बाद फिर से यहाँ पे बाउंस बैक ऑलरेडी आ चुका है। मुझे लगता है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में है, आप डेफिनेटली बने रहिए। 256 के आसपास का प्राइस है। इसका स्टॉप लॉस मैंने स्टार्टिंग पे ही दिया था 225, अभी भी सेम रहेगा। 300 एंड उसके ऊपर आपको जाने के लिए रेडी हो रहा है। 325 भी आपको प्राइस मिलेंगे, तो डेफिनेटली बने रहने का सलाह होगा। टाइम फ्रेम था ऑलमोस्ट 8 to 12 मंथ्स। 2 3 महीना हुआ है, अभी भी टाइम है, 6 8 महीना टाइम। बिल्कुल बने रहिए स्टॉक के साथ। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं राहुल राज जी, ये न्यूजन सॉफ्टवेयर के बारे में पूछे, 870 की पाएंगे। रचित जी, इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, न्यूजेन सॉफ्टवेयर की हम बात कर लेते हैं। और अभी जिस तरीके से ये पोजिशनड है, 848 पे चल रहा है, लोअर लेवल्स पे ही ट्रेड कर रहा है। मेरी समझ से भी इनको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। कंपनी में मुझे प्रैक्टिकली कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिखती है, डेट फ्री है। और आप देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा मेंटेन कर रही है, डिविडेंड पे ऑफ भी है। और जिस तरीके से पोजिशनड है प्राइस पे भी, मेरे को कोई पीई पे डिस्कम्फर्ट नहीं दिख रहा है। टेक्निकल ग्राउंड्स पे इसको थोड़ा सा आपको भी टाइम देना पड़ सकता है। 890 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसके बाद आपको 970 तक के मूवमेंट्स दिखाएगा। 970 के मूवमेंट करते करते मैं समझता हूँ इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 2 महीने तक का। उस सस्टेन मूवमेंट के बाद आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो 1080 तक लेके जा सकता है।
आपने ठीक स्टॉक एक ठीक प्राइस पे ले रखा है, नथिंग टू वरी, बस अपसाइड का वेट करिए। एक सवाल रचित भाई, लास्ट सवाल आपसे। मनीष गुप्ता जी पूछ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि सर नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक एसआईपी करना चाहता हूँ 20,000 रुपए की, लेकिन 5 स्टॉक्स खरीदना चाहता हूँ, वो 5 स्टॉक बता दीजिए। देखिए मनीष जी को मैं एक चीज बोलता हूँ कि स्टॉक पिकिंग तो बहुत मतलब इजी भी है और बहुत डिफिकल्ट भी है। इसके पीछे का बहुत बेसिक कारण क्या है कि सर अभी मैं आपको बोल दूं तो आप बोलेंगे फिर प्रोटेक्टिव होके खेल के चला गया, बोल के चला गया, रिलायंस ले लो, एल ले लो, आईटीसी ले लो, इसको कुछ नहीं आता है। मिड कैप अगर मैं बोलता हूँ तो मिड कैप में परफॉर्मेंस भी आपको देखने को मिल सकता है, और जब लॉन्ग टर्म जर्नी की बात करते हैं ना तो आपको थोड़ा सा रीशफलिंग करना पड़ सकता है। रादर देन दिस मैं इनको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि आप अगर एक 20,000 रुपए की पॉकेट की बात कर रहे हैं, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दीजिए एक स्प्रेड बना के। क्योंकि मार्केट कहीं भी जाए, आपका स्टॉक्स कहीं भी जाए, ईटीएफ आपको एक क्यूमुलेटिव रिटर्न देके जाता है, रादर देन स्टॉक पिकिंग विच इज अ डिफिकल्ट जर्नी और आपको बार बार उसको देखना पड़ता है। ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे ना तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न्स और मल्टीफोल्ड रिटर्न्स देने के दमखम ईटीएफ रखता है। स्टॉक पिकिंग में मत जाइए। कौन सा ईटीएफ ले लें फिर? सर बहुत इजी है, निफ्टी 50। अच्छा, नथिंग निफ्टी लाइक। 50 का ईटीएफ, मतलब ब्लू चिप में ही जाना है? हाँ, जाना ब्लू चिप में है सर। देखिए बहुत सीधी सी बात है, सूरज उगेगा तो सारी चीजें, सारी प्रक्रिया उसी तरीके से प्रकृति की चलती रहेंगी। सूरज उगना डेफिनेटिव है, तो सूरज के उगने का ही इंतजार करें। और सर हमने देखा है अच्छा सीएजीआर रिटर्न देके जाता है। इस साल की रिपोर्ट कार्ड मत मांगिए मेरे से, बट हाँ इतने सालों से तो अच्छा रिटर्न दिया ही था ना। चलिए ठीक है। इस साल के रिपोर्ट कार्ड पे तो वैसे भी हम शुरुआत में काफ़ी बात कर चुके हैं आज। गोल्ड, रियल एस्टेट और सिल्वर सभी ने परेशान कर दिया, तो स्टॉक मार्केट वाले थोड़ा परेशान चलें, लेकिन नेक्स्ट ईयर हमारा ही होगा, डोंट वरी रचित भाई। सो बिल्कुल। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू, आपको भी मेरी क्रिसमस, प्रदीप भाई को भी मेरी क्रिसमस। और जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स, उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। और सर उसके साथ साथ प्रदीप भाई के शहर में ना आज बहुत इंटरेस्टिंग प्लम केक बनता है फ्लोरीज का, अच्छा। तो वो तो खाएंगे ही। अगर आसपास कहीं भेजना चाहें तो बता दीजिएगा, हम अपना एड्रेस भेज देंगे। इस टाइम का जो फ्लोरीज का प्लम केक होता है ना सर, बहुत अमेजिंग होता है। अब ये तो प्रदीप जी बताएंगे। प्रदीप जी। हम मैं कभी सर 25 दिसंबर पे मैं घुमा नहीं, तो ये मेरा पक्के इसमें नॉलेज एनालिस्ट है हैं रचित भाई, ये पक्के एनालिस्ट हैं। ये अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलते हैं। ये अभी आप जो इनसे मजाक कर करके इनको माहौल बनाते हो, कोई फायदा नहीं है सर, ये तपस्या में लगे हुए हैं अभी। चलो चलिए ठीक सर, है। थैंक यू। ठीक है रचित भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे सवाल हैं जो काफ़ी सारे रह गए हैं। टीवीएस मोटर अभी ले सकते हैं क्या? नदीम खान जी पूछ रहे हैं। प्रदीप जी। सर देखिए, टीवीएस मोटर अभी मुझे लगता है कि एक प्रोमिनेंट स्टॉक है, डेफिनेटली अभी भी बाइंग जोन के आसपास है। बिल्कुल मुझे लगता है कि आपको 4,250 4,400 जाने के लिए रेडी हो रहा है, तो करेंट जोन से भी बाय करने का सलाह रहेगा। इस केस में स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप 3,546 के आसपास मेंटेन कीजिए। आहूजा साहब का सवाल एचएएल पे है। सर एचएएल हम अभी 2 मिनट पहले ही डिस्कस करके चुके हैं, तो एचएएल पर तो 4800 का टारगेट देकर गए हैं रचित जी बजट से पहले का। नेस्ले पर मैं आपका सवाल ले लेता हूं, 70 शेयर हैं इनके पास 1188 के। सर ये पूछ रहे हैं अभी क्या करना है? देखिए मुझे लगता है कि हम अगर देखेंगे एफएमसीजी उतना बढ़िया सर चला नहीं है, एंड कहीं ना कहीं अभी भी ये वैल्यूएशंस के हिसाब से कंफर्ट जोन पे है। अगर आपके पास है बने रहिए, फ्रेश एंट्री भी यहाँ पे बन सकता है। होल्ड करने का सलाह रहेगा आपको। 1357 1355 का आसपास का टारगेट्स बहुत ही शॉर्ट टर्म में आते हुए दिखाई देंगे, और एक रेसिस्टेंस है 1391 का, इसको ब्रेक होने के बाद आपको और भी हायर प्राइस आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो होल्ड कीजिए, बने रहिए। ऑल टाइम हाई, न्यू लाइफ टाइम हाई ऑन द वे। ठीक है, जावेद खान साहब का सवाल है मान इंडस्ट्रीज पर। सर 405 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें इसमें? मान इंडस्ट्री, राइट? हाँ। ओके। सर मुझे लगता है कि अभी 408 के आसपास है, थोड़ा बहुत ऊपर से हल्का हुआ है, बने रहने का सलाह होगा। 395 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 472 एंड अबव प्राइस आपको मिलेंगे।
ठीक है, बहुत सारे सवाल जो हैं वो रिपीटिटिव हैं, तो आप कृपया रिपीट ना करें, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों के सवाल फंस जाते हैं और फिर वो कंप्लेंट करते बाद में, और उसमें फिर बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि इस समय मेरी जो स्क्रीन पूरी भरी हुई है वो रेडिंगटन, टीएमसीवी और डिफेंस शेयर, इन सब से भरी हुई है, और ये मैं सारे सवाल पूछ चुका हूँ। एक हमारी दर्शक हैं ममता सिंह जी, इनका सवाल आया है बीएससी पर से 2750 रुपये का लिया हुआ है और नेटवेब 3240 का लिया हुआ है, शॉर्ट टर्म के लिए व्यू जानना चाहती हैं। देखिए, नो डाउट बीएससी एक प्रोमिनेंट स्टॉक है, आप बने रहिए कि, लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी थ्रेट इसमें है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक 2500, इनफैक्ट 2350 तक भी आ सकता है। क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा है, एक तरफा बीएससी रैली होता नहीं है। रिसेंटली हमने देखा था उस टाइम पे जब एफएनओ ऑप्शंस का वीकली जो एक्सपायरी है वो चले जाएंगे, ऐसा न्यूज़ हुआ था। उसके बाद हमने देखा कि 2000 के आसपास भी बीएससी आया था, उसके बाद का रैली कंप्लीट है। अब रैली कंप्लीट होने के बाद अभी नहीं चलेगा, अभी टाइम करेक्शंस, प्राइस करेक्शंस दोनों होना है। 2500 आपको इजीली मिलेंगे। नीचे आता है तो फिर से एक्युमुलेशन कीजिए, जिनके पास है आप व्यू रखिए कि इसको बेचना अगर एटलीस्ट है, आप 3400 3500 के आसपास बेचना है, उससे पहले नहीं। तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। नेट वेब टेक 3214 के आसपास का प्राइस चल रहा है। शॉर्ट टर्म करेक्शंस कंप्लीट है, डबल बॉटम सपोर्ट लिया है, फिर से पुल बैक दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बने रहने का सलाह होगा। वीकली चार्ट देखेंगे तो पुल बैक यहाँ पे समझ में आ जाएगा। इस पुल बैक में अगेन आपको 3800 4000 ऑन द वे है, बिल्कुल बने रहिए स्टॉक के साथ। ठीक है, संदीप माफ़ कीजिएगा, संदीप कुमार जी का सवाल है कजारिया सैरामिक सर, इनके पास 1200 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए, लॉन्ग टर्म का व्यू जानना चाहते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि चार्ट में एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है, और जो कि एक ब्रेकडाउन आया है। अब चार्ट वीकनेस है, और जिस तरीके का ब्रेकडाउन है, करेंट जोन से 200 पॉइंट का एक गैप नीचे है। क्योंकि आपका बाइंग जो प्राइस है बहुत ऊपर है, करेंट जोन से 200 पॉइंट नीचे आने के लिए रेडी हो सकता है। तो चार्ट में वीकनेस है, अभी ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहने वाला है। हमारी एक दर्शक है गाधिया मीता मैम, ये ग्रो पर पूछ रही हैं सर, ग्रो में अभी क्या व्यू बन रहा है आपका। देखिए, ग्रो में मैं पॉजिटिव डे वन से ही हूँ, और मैंने जो शॉर्ट टाइम का टारगेट दिया था वो अचीव भी हुआ। अब ग्रो का थीम ही ऐसा है, मुझे लगता है कि ये 2 3 4 साल तक रहना चाहिए। जैसे कि अभी आप डिस्कशन कर रहे थे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक एचएएल को लेके लोग पहले उतना ज़्यादा क्या था, उतना एग्रेसिव नहीं था, और उसके बाद हमने देखा कितना वेल्थ जनरेट किया है लोगों के लिए। अभी मुझे ऐसा ही लगता है कि ग्रो के साथ भी ऐसा पॉसिबिलिटीज है। अभी देखेंगे, डिस्काउंट ब्रोकर का ही थीम चल रहा है इंडिया में। अभी तो एंजल वन का शेयर्स में हमने देखा कितना बढ़िया रिटर्न दिया है। अब ग्रो तो ओनली फॉर रिसेंट लिस्टिंग हुआ है। अब कोई भी कंपनी लिस्टिंग होने के बाद अगर इतना रिटर्न दे रहा है, अभी भी थोड़ा बहुत ऊपर से, प्रॉब्लम अभी तकलीफ उन लोगों को लिए है जिन लोगों ने 193 पे ही बाय किया है, जो रिसेंट हाई था। लेकिन 130 40 50 60 वाले के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बने रहना चाहिए। 1.5 2 साल व्यू रखेंगे, मुझे लगता है कि 200 क्रॉस होने के बाद आपको फिर से 250 300 तक भी आते हुए दिखाई देंगे। फ्यूचर वन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियल मल्टीबैगर है, 115 का स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। वीतू राय जी का सवाल है, पहले तो प्रणाम सर, रिलायंस के 200 शेयर पड़े हुए हैं 1538 के, लॉन्ग टर्म के लिए क्या स्टॉप लॉस के टारगेट रखें सर। देखिए, एक टॉप के आसपास अभी आ चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो 1365 के आसपास मेंटेन करना है, जो रिसेंट लो था रिजल्ट से पहले पहले। अब जिस तरीके का मूव यहाँ पे आ रहा है, मुझे लगता है कि इजीली आपको 1650 1700 एंड अबव ऑल टाइम हाई आपको प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल बने रहिए, रिलायंस को लेके सर कुछ भी प्रॉब्लम है ही नहीं। अ, एक हमारे दर्शक हैं कपिल तोमर साहब, एलजी पूछ रहे हैं सर 1674 के लिए हुए हैं, क्या करें इसमें। देखिए, एलजी के साथ प्रॉब्लम ये हो गया है, एलजी ने ना जो अपना आईपीओ दिन का जो हाई था उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, नीचे आ रहा है। अब चाहे वो कंपनी कोई भी हो, मेरा अपना एक रूल होता है कि आईपीओ के नीचे हमको नहीं खरीदना है। तो अभी रिसेंट डिप लगाया, कंटिन्यूअसली ब्रेकडाउन, मुझे लगता है कि आपको एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। फिर से अगर कभी भी 1650 1700 के ऊपर सस्टेन होता है, देन हम एक बार रिव्यू करेंगे, बाय करना पसंद करेंगे। लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं रहना है, क्योंकि ऐसा केसेस में ना एक बार 1250 1300 भी आ सकता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली लोअर लो लगा रहा है। ये हमने हिस्ट्री में जाके बहुत बैक टेस्ट किया है आईपीओज वाले कंपनीज के साथ, चाहे वो कंपनी कोई भी हो। तो मुझे लगता है कि एक बार उनको एग्जिट करना चाहिए।